अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और अभी तक हम एसिड्स और बेसिस को क्योंकि डिस्कस कर रहे थे तो हमने उससे रिलेटेड कुछ थेरीज भी डिस्कस की, जिनमें हमने देखा कि आर्हीनियस की थेरी भी ठीक ठाक थी मगर उसमें कुछ खराबियों की वजह से वो आगे तक नहीं चल सकी। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थेरी डिस्कस की और उसमें हमने देखा ठीक है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें काम की थी मगर वो भी एक जगह पे आके स्टॉप हो गई। आज हम एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो है लुईस एसिड की थ्योरी। लुईस कॉन्सेप्ट है, उसमें आप एसिड्स को भी देखेंगे, लुईस बेस को भी देखेंगे और आपको फिर पता लगेगा कि एसिड्स और बेसिस को वास्ट मेजॉरिटी कैटेगरी में किस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान। सिर्फ आप एक एक मिनट में मेरे साथ चलेंगे ना, जब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ये हम समझेंगे लाइट बोर्ड पे, तो आए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करने लगे हैं एक और कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस की, जिसका कहते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे सुनने वाले सारे बच्चे अब तक परेशान हो गए होंगे कि इतने थ्योरीज, इतने कॉन्सेप्ट्स, बस कर दे मिस, कितना पढ़ाना है एसिड्स और बेसिस को। हम बन रहे हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे केमिस्ट सारे के सारे, तो इसीलिए हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े आराम से समझना भी है। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी तक आर्हीनियस को समझ चुके हो, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को समझ चुके हो, फिक्र नहीं करनी, आपको ये भी समझ आ जाएगा आराम से। और इसके बाद मैं आपको ज़्यादा थेरीज भी नहीं समझाऊंगी। ये कुछ ही थेरीज हैं, उनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो ऑब्वियसली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में थेरीज आ जाती हैं। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि आप एक्सप्लेन करें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को, आप एक्सप्लेन करें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट को, या आप एक्सप्लेन कर दें लुईस के कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा आपके लिए ये समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि एसिड्स और बेसिस जब उन पे डिस्कवरी हो रही थी तो अक्सर होता है ना कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है डिस्कवरी हुई तो ऐसे कैसे हुआ कि रातों रात एक ही चीज़ डिस्कवर हुई और वो सही साबित हो गई। ऐसे भी नहीं होता, हमेशा चीज़ें एकदम से सही साबित नहीं हो जाती, उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चलती रहती है। बच्चों, वो रिसर्च चलती रहती है और उसके बाद फाइनली जाके कुछ चीज़ों का पता चलता है। क्योंकि ये रिसर्च आप एक टाइम पे बहुत एक्सटेंसिव जा चुकी होती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंटिस्ट एक चीज़ तो डिस्कवर कर चुका होता है, लेकिन 99 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको समझ में नहीं आती या प्रॉब्लम बन जाती हैं या वो उसको डिस्कवरी तक पहुंचने नहीं देती। इससे भी साइंटिस्ट भी बेचारा कितना को खपे एक ही चीज़ के ऊपर, वो वहाँ पे जितनी उसने चीज़ समझी होती है वो उसको पेपर फॉर्म में साइंटिफिक सोसाइटी को या आगे दे देता है। इसी तरह हुआ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। इसलिए ये नहीं कहा गया कि आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को भूल जाना है, उसको दोबारा याद ही नहीं करना, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वो हमें अच्छा एक फुटप्रिंट दे रहा है, ब्लूप्रिंट दे रहा है, आपको समझा रहा है कि ठीक है एसिड्स और बेसिस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस निकालते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, जिसमें हमने बात की प्रोटॉन ट्रांसफ़र की। मैं रिवाइज इसलिए कर रही हूँ कि आपके माइंड में स्टोरी बननी चाहिए कि किस तरह हम लुईस के कॉन्सेप्ट तक पहुँचे और फिर आपको पता लगना चाहिए कि लुईस का कॉन्सेप्ट आखिर कहता क्या है। हमने बात की आर्हीनियस, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट बना, लेकिन आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट उन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं होते, और इसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट उन बेसिस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो प्रोटॉन निकालते ही नहीं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो फिर उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसलिए एक और कॉन्सेप्ट आया जो कि लुईस ने पेश किया, लुईस ने आगे दिया और उसने इसमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात की। अभी तक तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की, लेकिन यहाँ पे हमने बात कुछ और करनी है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घबराना नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, गौर से सुने मेरे ज़रा इस लेक्चर को। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं, पहले इसको सोचें। इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, हमने 9th में पढ़ा था। लुईस कॉन्सेप्ट में हम आज पढ़ेंगे जो लुईस कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलना है। सोचें ज़रा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, याद होगा आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद जो उसके एटम्स होते हैं, उसमें जो शेल्स में चीज़ें रोटेट कर रही होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जो रोटेट कर रहा होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। 9th में पढ़ा है हमने इस चीज़ को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से हमारे पास प्रोटॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करें ताकि हम इस कॉन्सेप्ट तक आएँ तो आपको सही तरह समझ आ जाए। आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और आपके न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह आपका एक एटम कंप्लीट हो जाता है।
इस तरह आपका जो एक एटम कंप्लीट होता है वो हर एटम हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। हर एलिमेंट की क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, इससे हर एलिमेंट का हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी डिफरेंट बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हर एलिमेंट का भी डिफरेंट बनता है। हमने बात करनी है ना तो प्रोटॉन्स की ना तो न्यूट्रॉन्स की। प्रोटॉन की हमने बात की सिर्फ उसको जब हमने हाइड्रोजन आयन के साथ कंपेयर किया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। आज हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप पूछेंगे कि प्रोटॉन की जब हमने बात की थी हमने कहा था हाइड्रोजन आयन की सिमिलैरिटी है उससे, इसलिए हम उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन से सिमिलर भी कोई चीज़ पढ़ने लगे हैं? नहीं, हम इलेक्ट्रॉन से सिमिलर कुछ नहीं पढ़ने लगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को ही पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आपको मैं जिस कंपाउंड की तरफ ले जाना चाह रही हूँ आज के टॉपिक में वो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, जिसके साथ रिएक्ट करेगी हमारी बेस अमोनिया। पर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कह देती हूँ कि लुईस एसिड के मुताबिक इसमें मुझे बताएं एसिड कौन सा है, बेस कौन सी है। लुईस एसिड की अगर मैं आपको अभी डेफिनेशन बताऊं कि लुईस ने कॉन्सेप्ट अपने में कहा क्या था, उसने कहा था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। बता सकते हैं आप इसमें से कैसे हो रही है? नहीं बता सकते, लेकिन आए हम जरा देखते हैं किस तरह से हो रही है। सबसे पहले आप याद करें कि बोरॉन आपके कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल को याद करें। जिस बच्चे ने 9th में 20 एलिमेंट्स एटलीस्ट पहले याद किए होंगे उसको ये बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा और समझ भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपने 20 एलिमेंट्स नहीं याद किए, बेटा 20 एलिमेंट्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, फर्स्ट 20 तो आप उसको याद करें। वो आपकी 9th के साथ साथ अभी 10th में भी काम आएगा, फिर फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस बेस कर रहे होते हैं। आपको एक एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर याद हो जाता है ना, जबकि उसमें कितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं कि बोरॉन हमारे कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। बोरॉन हमारे पास 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, जिसकी वजह से बोरॉन के अंदर हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है जो आखिरी शेल में प्रेजेंट है। किन इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है? जो आखिरी शेल में प्रेजेंट है। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है ना, जो आपका ग्रुप नंबर होता है वही आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर होता है उस एलिमेंट का। याद है? आपका ग्रुप नंबर इज द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल, लास्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट या एटम। बोरॉन आपके 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। 3rd ग्रुप का एलिमेंट होने का मतलब यह है कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका 3rd ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके बाहर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 3 होंगे। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पुराने पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसको हम कहते हैं 7th ग्रुप का, और अगर न्यू पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसको हम कहते हैं 17th ग्रुप का एलिमेंट है ये। फ्लोरीन 7 को देख लो या 17 को देख लो, 17 के एंड पे भी तो 7 ही आ रहा है ना। 7 का मतलब ये है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 7। आगे चलते हैं अमोनिया पे। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? याद करें फॉर इसको, आपके 5th ग्रुप का एलिमेंट है। आपको अगर नहीं याद तो अब मैं आपको बता रही हूँ, इसको अपने नोट्स में लिखो साथ साथ कि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो 5th ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जब इसका आपने एटम देखा तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा? इसके आखिरी शेल में, जी हाँ बिल्कुल सही, हमने क्योंकि कह दिया कि ये 5th ग्रुप का है तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन तो मशहूर ज़माना, इतनी दफ़ा इतनी चीज़ों में यूज़ हो गया, आपको सबको याद होगा कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, जिसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 1, और एटॉमिक नंबर 1 है, पहला एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंस शेल में 1 है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई? हमने सिर्फ 9th का कॉन्सेप्ट अभी तक रिवाइज किया है कि हमने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे पता लगता है, वो ग्रुप नंबर से पता लगता है आपको। अगर आपको पहले 20 एलिमेंट्स याद है ना तो आपको उनके ग्रुप नंबर से बड़े आराम से पता लग जाएगा कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन में 3 हो गए क्योंकि ये 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन में 7 हो गए, नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 1। अब थोड़ी सी बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। आपको पता है कि हर एलिमेंट का ये मकसद है, हर एलिमेंट का फेट है, हर एलिमेंट का आप समझ लें कि उसने ये चीज़ करनी ही करनी है कि उसने स्टेबल होना है।
आपके पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं नोबल गैसेस के, मतलब आखिरी शेल के आखिरी ग्रुप के अलावा, आपके 7th ग्रुप तक या 17th ग्रुप तक जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड जब बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं आखिरी शेल ऑफ हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बात हमने कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाले जो एलिमेंट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं ये बॉन्ड किस तरह से बनाएंगे। बोरॉन बेटा जी ये 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। इसका मतलब ये है कि ये किसी के साथ अगर या तो आयोनिक अगर बॉन्ड बना रहा है तो ये अपने अंदर से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, पीछे ये बच जाएगा स्टेबल और आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 का, अगर इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऑक्टेट रूल याद है ना कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने ज़रूरी हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं तो 3 तो बोरॉन के पास पहले हैं, मतलब बोरॉन अपने अंदर 5 और ऐड करेगा। अब आप मुझे बताएं कि 5 ऐड करना इजी काम है या 3 अपने अंदर से निकालना इजी काम है? ऐड करना तो मुश्किल काम है ना 5, तो 3 अपने अंदर से निकालना इजी काम है। इसीलिए ये जो बोरॉन है ये अपने अंदर से या तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा या फिर ये बोरॉन क्या करेगा, अगर किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यही 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देगा। हमने बोरॉन की बॉन्डिंग की बात की, मतलब ये कि बोरॉन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर सकता है, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसके जो बाकी शेल्स हैं वो वैसे ही स्टेबल हैं। सिर्फ एक यही शेल है जो स्टेबल नहीं है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन आपके ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कहें तो 7th ग्रुप का एलिमेंट है और न्यू पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कहें तो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन 7 का डिजिट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो जिसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में हमने अभी लिख दिया 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से आपको ऑक्टेट रूल याद करें, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 पूरे करने हैं। अगर इस एलिमेंट ने 8 पूरे करने हैं और इसके पास 7 मौजूद हैं तो आप मुझे बताएं इसके लिए इन 7 को अपने अंदर से निकालना इजी काम है या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना इजी काम है? इसके लिए इजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले और स्टेबल हो जाए। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए मुश्किल काम है कि ये अपने अंदर से निकाले। अमोनिया को हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को ही डिस्कस करेंगे। ये बोरॉन फ्लोराइड बना कैसे। अब इसका मतलब ये है कि हमने देख लिया कि बोरॉन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ यही यूज़ होंगे बॉन्डिंग में, और इसी तरह फ्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वही यूज़ होंगे बॉन्डिंग में। यहाँ तक आप सबको बात समझ आई? अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्होंने क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन यूज़ करने हैं तो बोरॉन और ये फ्लोरीन जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे तो ये एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होंगे। पहले हम बनाएंगे बोरॉन का स्ट्रक्चर और उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरीन की। बोरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये देखें, बोरॉन हमारे पास है मिडल में, इसके मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगी, लेकिन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने। बाकी शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आपके पास किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे होते, वो स्टेबल शेल्स होते हैं, इसलिए आपने बोरॉन का जो पहला दूसरा शेल है उसकी बात नहीं, मतलब इससे पहले जितने भी शेल हैं उसकी बात नहीं करनी, आपने सिर्फ इसके वैलेंस शेल की बात करनी है। जो पहला शेल है बोरॉन का उसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसके वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के कुछ इस तरह प्रेजेंट होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये हो गया बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। आप देखें कि इसने तीनों साइड्स पे 1-1 इलेक्ट्रॉन रख दिया है। इन 1-1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ आके अटैच हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि हमने अभी बात की फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन बनाती हूँ और फ्लोरीन के मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूँगी, आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं ना, हम एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोरीन के 2 इधर बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ बात हो रही है, 2 ये हो गए, 4 5 6, एक रह गया 7th जो बोरॉन के इसके साथ मिल जाएगा, और बोरॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने के बाद ये फ्लोरीन अपने आप को कंप्लीट कर चुका है।
देखें इस फ्लोरीन को, आप देखें, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 2 2 6 ये हो गए, 7th ऑलरेडी इसके पास था और 8th इसने बोरॉन से ले लिया, बोरॉन के साथ शेयर कर लिया। तो इस तरह से ये वाला जो कंपाउंड है, ये फ्लोरीन का जो एलिमेंट है, ये स्टेबल हो गया। अब देखें बोरॉन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और मौजूद हैं, BF3 बना रहे हैं हम। एक फ्लोरीन हमने अटैच कर दिया, दूसरा फ्लोरीन हम इस साइड पे अटैच कर देंगे और फिर से आप इसके उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे जैसे आपने इधर बनाए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th ओवर हेयर, जो कि बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा बॉन्ड 2 फ्लोरीन आके जुड़ गए हैं एक बोरॉन के साथ। तीसरा फ्लोरीन भी आपने इसी तरह से अटैच कराना है, और अब तो आपको भी पता लग गया होगा कि मैंने तीसरा किस तरह अटैच करवाना है। यहाँ पे आया हमारे पास फ्लोरीन, बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 जो ऑलरेडी फ्लोरीन के पास थे, और 7th यहाँ पे आ गया। 7th को आपको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसलिए उसने बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर किया, और इस तरह ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड कंपाउंड जो हमारे पास है, बोरॉन फ्लोराइड, ये कंपाउंड बन गया। ये आपके पास बोरॉन फ्लोराइड कंपाउंड है जो बन गया, और वो किस तरह से बना मैंने आपको दिखा दिया। अब हम काउंट करते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट कर लिए ना। अब हम काउंट करते हैं कि बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन के देखो बेटा 1 2, क्योंकि वो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 ये हो गए, 2 यहाँ, 4 5 6, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने तो कहा था ऑक्टेट रूल ये है कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो अभी ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यही बेसिस है हमारे पास यहाँ इसको मज़ीद समझने की। आपने बस याद रखना है कि जो बोरॉन फ्लोराइड कंपाउंड है, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट मतलब बोरॉन का जो आखिरी शेल है ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से ये कंपाउंड बनता है। अब ये कंपाउंड तो आपने देख लिया कैसे बनेगा। अब चलते हैं अमोनिया की तरफ। अमोनिया देखें, नाइट्रोजन बना लेते हैं हम सबसे पहले। मिडल में नाइट्रोजन आपने रखा, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रख दिया इधर, एक इधर, और हम इसको वैसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, चले इसी से कर देते हैं। एक इधर, ये 3 हो गए टोटल, और 4 5 ये, ठीक है। आप उससे मतलब आपने एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को ना डॉट से रिप्रेजेंट करना है, दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, और ये मैटर नहीं करता कि आप किसके डॉट से करें किसके क्रॉस से। बस ये डॉट और क्रॉस इसलिए ताकि आपको पता हो कि आप किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट करके 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल के कंप्लीट कर दिए। अब आप देखें यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में है। बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, बल्कि आप इसको कहेंगे कि ये ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास अपने वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। या तो नाइट्रोजन ये करे कि अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल दे, या ये करे कि 3 एक्सेप्ट कर ले। 3 एक्सेप्ट करना आसान है, 5 निकालना बहुत मुश्किल काम है। एक एलिमेंट बड़े आसानी से एक इलेक्ट्रॉन तो चले निकाल सकता है, 2 निकाल देगा, 3 निकाल देगा, लेकिन उस एलिमेंट का एटम भी तो जाग उठता है कि भाई बस करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स और निकालोगे। तो उसके अंदर की फोर्सेस क्योंकि उसको रोकती हैं, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन, या आप इतना बस याद रख लें कि किसी भी एलिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो उसको लूज़ करना मुश्किल काम है। मुश्किल है नाइट्रोजन के लिए अपने अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालना। बेटा ये बात गौर से सुननी है, नाइट्रोजन अपने अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकाल सकता, लेकिन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और बड़े आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके बैलेंस शेल में? एक ही इलेक्ट्रॉन पूरे हाइड्रोजन के अंदर मौजूद होता है, और उसी को हम कह देते हैं कि वो उसका वैलेंस शेल है। तो बनाए हाइड्रोजन हम बनाएंगे जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पड़ा हुआ है नाइट्रोजन का। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने बना दिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया आपके इस नाइट्रोजन के साथ।
देखिए हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 8 की नहीं बल्कि सिर्फ 2 की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पहला शेल होता है उसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद वाले जो शेल्स होते हैं उनको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब ये ना समझेगा कि ये मुश्किल चीज़ है, हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की हुई है। तो क्योंकि अब हमारे पास हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम बना लेते हैं नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पड़ा है, ये बेटा इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और इसने यहाँ आके नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी अपना कंप्लीट करने के लिए शेल। देखें एक ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन फिर से कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम तीसरा बनाते हैं हाइड्रोजन का यहाँ ऊपर, और आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे आया, बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना, दूसरा नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन फिर से कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह हम अमोनिया में, तो आप देख लें नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने और हमने हाइड्रोजन के एक एक पूरा करना था। तो देखें बेटा, हमने बोरॉन के 7 इलेक्ट्रॉन्स को अटैच कर लिया और कैसे किया हमने देख लिया। अमोनिया को देखें आप, नाइट्रोजन ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, उसने सोचा मैं शेयर कर लेता हूँ हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। हाइड्रोजन ने सोचा कि ठीक है, नाइट्रोजन कह रहा है कि मेरे साथ आओ, हम शेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं अपने अपने। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 ये, 3 4 5 ऑलरेडी थे। हाइड्रोजन ने आके एक दिया, ये हो गया 6th इलेक्ट्रॉन। इधर से हाइड्रोजन ने एक दिया, ये हो गया 7th इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से जो हाइड्रोजन ने दिया वो हो गया 8th इलेक्ट्रॉन। इस तरह आपके अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अमोनिया के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए नाइट्रोजन के, ठीक है। और हाइड्रोजन में भी हमारे पास कंप्लीट हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज़रूरत थी। तो अमोनिया आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है जो वाकई स्टेबल है, और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड स्टेबल ही होते हैं। सिर्फ BF3 उन एग्जाम्पल्स में आ रहा है कि जिनमें आपका बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन के देखें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 3 उसके पास ऑलरेडी थे अपने वैलेंस शेल में और 3 आके फ्लोरीन ने दे दिए, तो ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 2 अभी भी उसके पास नहीं है। अमोनिया में देखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके साथ कोई शेयरिंग नहीं हो रही, ना ये किसी के साथ शेयर हो रहे हैं, ना नाइट्रोजन को किसी और तरह ये हेल्प कर रहे हैं, ये अकेले पड़े हुए हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो अलहदा से पड़े हैं, जो अकेले पड़े हैं, इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन का मतलब क्या होता है? अकेले, तन्हा। इसको हम क्या कह देंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास ये हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे, ये अब अमोनिया को इस तरह हेल्प आउट करेंगे कि देखिए अमोनिया का वैसे तो कंप्लीट है पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बोरॉन क्या करेगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे कहेगा मेरे साथ शेयर कर लो। अमोनिया अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो तन्हा पड़ा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो रहा, वो बोरॉन को दे देगा, शेयर कर लेगा। और अमोनिया सोचेगा कि क्यों ना शेयर कर लिया जाए, इससे क्या होगा, अमोनिया को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा और बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे अमोनिया अपना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं ये देगा बोरॉन को, और जब अमोनिया अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को देगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसमें यहाँ प्लस आने के बजाय एक एरो का साइन आप बना देंगे। एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अमोनिया के पास भी हैं, ये बोरॉन फ्लोराइड के पास भी हैं, क्योंकि बोरॉन भी इनको शेयर कर रहा है। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। और जब इस तरह की शेयरिंग होती है तो बेटा इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ होती है? आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि कब बनता है एक कोवलेंट बॉन्ड? जब 2 एलिमेंट्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो 2 एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एक ही कंपाउंड के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपाउंड के साथ शेयर हो रहे हैं, तो इसको कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि किस तरह? अभी तक हमने बड़े आराम से चले, हमने सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और हमने देखा है कि इनकी बॉन्डिंग होती किस तरह से है। अब ये आपके पास वो रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद बना।
हम बात कर रहे थे एसिड्स और बेसिस की और कहाँ स्ट्रक्चर्स पे निकल गए। अब बात करते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इन दोनों में से एसिड कौन है और बेस कौन है। अभी आप ये देखें बेटा, गौर से सुने इस बात को कि अमोनिया ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अमोनिया वो कंपाउंड है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपकी बेस वो कंपाउंड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगी, शेयर कर देगी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, हमने पहले ही बात की थी कि हमारे पास जो लुईस का कॉन्सेप्ट है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो दे देगा, इट विल गिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट विल शेयर। वैसे शेयर ही होता है क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते ही उसको है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास शेयर हो जाएगा, या तो ये दे देगा या शेयर कर लेगा, एक ही बात है। शेयर का हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अमोनिया के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स निकले नहीं हैं, वो पड़े हैं, वैसे ही पड़े हैं, वो बोरॉन ने उसी तरह से अपने साथ शेयर कर लेने हैं। तो लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपकी बेस कोई भी वो सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, देगा। तो इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपके कौन से कंपाउंड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, अमोनिया ने दिए। इसका मतलब आपकी बेस कौन है, अमोनिया आपकी बेस है। ठीक है, आपको समझ में आई कि कैसे हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस डिफाइन की है। बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, अपने लोन पेयर को शेयर करेगा, वो है हमारे पास बेस। तो ये हो गई बात अमोनिया की, और ये हो गई बात कि हमने कैसे अमोनिया को बेस कह दिया। लुईस ने एसिड्स के बारे में क्या कहा था। एसिड वो चीज़ होंगे जो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, दे विल एक्सेप्ट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिड क्या चीज़ होगी, लुईस एसिड वो चीज़ होगी जो एक्सेप्ट करेगा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो कोई भी चीज़ जो अपने अंदर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी वो होगी हमारे पास बेस, और कोई भी चीज़ जो इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी वो होगी एसिड। ये थी लुईस की डेफिनेशन। लुईस ने यही बात की थी कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड जब अपने अंदर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो वो है बेस, इट इज़ गिविंग आउट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज़ शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एसिड वो कंपाउंड होगा जो उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा। आपने देखा ये डेफिनेशन कितनी वास्ट है। अब ये बात इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि आपके एसिड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं, जैसे आर्हीनियस ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती बात कि आपके बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है कि नहीं, जैसे आर्हीनियस ने कहा था। उसके अलावा ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या पढ़ा हमने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन दे देगा एसिड। प्रोटॉन देने के मतलब है कि हाइड्रोजन हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके एसिड के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। BF3 को हम यहाँ पे कह रहे हैं ये हमारा एसिड है, लेकिन इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो लुईस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन कर दिया कि BF3 एसिड के तौर पे एक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको पता लग गया कि जो आर्हीनियस की लिमिटेशंस थी और जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की लिमिटेशंस थी, उन सब को लुईस के कॉन्सेप्ट ने कैसे कवर कर दिया। और कोई भी कंपाउंड डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर हाइड्रोजन की बात हो रही है कि नहीं, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस की बात हो रही है कि नहीं। आप किसी भी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात समझ में आ जाए। मतलब 2 ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आपस में उस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे होंगे। एक वो कंपाउंड होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, वो होगा एसिड। बेटा याद रखने, अगर किसी कंपाउंड के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन्स ले। अगर एक चीज़ है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो 10 क्यों करेगा। हमारा ऑक्टेट रूल ये है कि एक शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स ना 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, याद रखना है, गौर से सुनो मेरी बात, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल के मुताबिक अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, लेकिन बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं थे। इसीलिए बोरॉन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जो अमोनिया दे रहा था। और यहाँ पे हमारे पास जो बोरॉन फ्लोराइड का कंपाउंड है ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लग जाएगा। अब क्या ज़रूरत है आपको जानने की इस बात पे कि हाइड्रोजन है कि नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन है कि नहीं। आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर समझ गए तो आप लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स ये नहीं मैं कह रही कि इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ दी एसिड्स में
हाइड्रोजन आइन होता है और मोस्ट ऑफ द बेसिस में हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता हाइड्रोजन, कुछ बेसिस ऐसी होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड नहीं होता या वो H पॉजिटिव नहीं ले सकती। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा होगा वो बना देगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये बात भी याद रखने वाली है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपका बनेगा ही तब जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड तब होता है जब आप 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करते हैं। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बात करते हैं आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तब जाके आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये बात आपको बेटा समझ में आई कि लुईस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक किस तरह आपने एसिड्स को डिफाइन करना है और किस तरह आपने बेसिस को डिफाइन करना है। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि लुईस एसिड क्या चीज़ है, लुईस बेस क्या चीज़ है। लुईस एसिड हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस कोई भी ऐसी चीज़ है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकती है। अभी हमने ऐसे कंपाउंड के साथ अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। ऑक्टेट इनकम्प्लीट था बोरॉन का, इसलिए हमने उसके साथ अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे उनको शेयर कर दिया। अब हर कंपाउंड तो ऐसे नहीं होता ना, ये तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं हर एलिमेंट को अलग-अलग वो कंप्लीट होते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ और भी चीज़ें होंगी कि जो यहाँ पे रिएक्ट करके एसिड्स की तरह की प्रॉपर्टीज़ देंगी। एसिड की डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही, लुईस एसिड की डेफिनेशन वही है कि उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं। मेरी अगली बात को गौर से सुनिएगा ज़रा। अगर आपके पास कोई भी आयन ऐसा हो जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज हो, तो प्लस का चार्ज कब आता है? जब वो आयन अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसी एलिमेंट ने या किसी भी कंपाउंड ने अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, गवा दिए उसने, उसके पास बचे ही नहीं, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव का चार्ज। अब मुझे आप बताएं कि क्या ये प्लस चार्ज के जो कंपाउंड है या जो एलिमेंट है, क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो आपके पास दूसरा कंपाउंड दे रहा है लोन पेयर? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कैटाइन की बात करें, कैटाइन कौन सा होता है? कैटाइन आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है। आपके कैटाइन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुका होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैटाइन के ऊपर आता है प्लस का चार्ज, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो कैटाइन है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं कैटाइन के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या बात करें कि जो बेस है उसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। बेस ने तो इलेक्ट्रॉन्स चलो देने हैं, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने देने जो उसके किसी बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे, लोन पेयर है, तन्हा है, अकेला पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि एसिड कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हमने देखा वो कंपाउंड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। हर कंपाउंड हमने कह दिया ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको कहती हूँ कि मैं रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ H पॉजिटिव का, और मैं इसको एसिड कहना चाह रही हूँ। अगर मैं इसको एसिड कहती हूँ तो इसका मतलब है कि आपका H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेगा। लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपके पास जो एसिड है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को रिसीविंग एंड पे होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा। अगर मैं कहती हूँ आपका H पॉजिटिव आपका एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, क्योंकि देखें ये कैटाइन है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ये लेगा कैसे, हम उस पर बात करते हैं। हम अमोनिया का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अमोनिया अभी तक आपको समझ आ गया, इसलिए हम अमोनिया को ही दोबारा यूज़ करेंगे। अमोनिया है हमारे पास 5th ग्रुप का एलिमेंट, इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह करके ड्रॉ हो जाएंगे। हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह करके ड्रॉ करेंगे, 3, 4 एंड 5। ये हो गए नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया बनने के लिए अब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा आके, और हाइड्रोजन इस तरह अटैच होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और इस तरह हाइड्रोजन का जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को चाहिए थे वो कंप्लीट हो गए। फिर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे भी आया एक हाइड्रोजन अपना, एक और हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, मतलब 2 चाहिए थे, वो भी कंप्लीट हो गए। और इसी तरह यहाँ पे आया एक और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और फिर से नाइट्रोजन को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे वो भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। हाइड्रोजन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो देखें एक उसके पास पहले था, दूसरा उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट।
दूसरा हाइड्रोजन देख लें, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले था, एक उसने नाइट्रोजन से शेयर कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक उसने नाइट्रोजन से लिया, ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए, 5 उसके पास पहले थे, 3 आए हैं अटैच हुए हाइड्रोजन के, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, यहाँ और यहाँ। तो इस तरह आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हाइड्रोजन के साथ, और वही बात मैं रिपीट करने लगी हूँ कि 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। जिनका कोई बॉन्ड नहीं बन रहा वो फिर से करेंगे क्या कि वो अपने आप को शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन आपके पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। पहला एलिमेंट होने का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। अगर हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपने उसका वो इलेक्ट्रॉन भी बेचारे का निकाल दिया, वो H पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, तो अब ये ऐसी फॉर्म में है कि जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए, हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। उसके पास एक पहले से होता है, एक आपने उसका शेयर करवाना होता है। हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने निकाल दिया, वो तो बन गया प्लस, इसका मतलब इस H पॉजिटिव में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब उधर जाएंगे तो क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपने अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन भी खुश हो जाएगा और अमोनिया को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इस कंपाउंड को हम पूरा जब बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, आपके पास ये रिएक्शन होगा और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन जिसके ऊपर हमारे पास पहले पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ बना देंगे जैसे हमने पहले बात की थी, नाइट्रोजन बनाया सबसे पहले। नाइट्रोजन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने नाइट्रोजन के पूरे कर दिए। 5 इलेक्ट्रॉन्स जब पूरे कर दिए तो अब हम साथ ही बना देंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, जिस तरह पहले बना हुआ है। अमोनिया पूरा करना है बस आपने, हाइड्रोजन इधर आया, इधर भी आ गया हाइड्रोजन और इधर भी आ गया हाइड्रोजन। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा था कि ये अकेले पड़े हुए हैं, तो ये आपस में जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ये अटैच हो जाएंगे। और अटैचमेंट किस तरह होगी कि यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, मतलब ये इस पूरे कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम एक एरो से शो करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर जाके हाइड्रोजन अटैच हो गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो शेयर हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था, इस कंपाउंड के ऊपर न्यूट्रल चार्ज था। जब हाइड्रोजन इसके अंदर आएगा अपना प्लस लेके आएगा, इसलिए इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वही अमोनियम आइन है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। अमोनियम आइन है जिसको आपको याद होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी में हमने डिस्कस किया था कि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी तरह इसने इधर भी कर लेना है। लेकिन करना इसने कुछ इस तरह से है कि इसने हाइड्रोजन के जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हाइड्रोजन के साथ इसने बस शेयर कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो अपना एक भी गवा के ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया। अब वो कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे जो यूज़ नहीं हो रहे, उसने कहा ठीक है भाई आप ले लो। हाइड्रोजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इनके दरमियान बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। हमने पढ़ा था, ये बात आपको याद होगी कि एसिड और बेस के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन होती है। सबसे पहली बात इधर एसिड को आइडेंटिफाई करें। एसिड, लुईस एसिड कौन सा होगा? लुईस एसिड वो चीज़ होगी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, रिसीविंग एंड पे जो है वो आपके पास लुईस एसिड है, इसलिए आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे एसिड होगा। अमोनिया गिविंग एंड पे है, इसके इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो शेयर हो रहा है, इसलिए ये आपकी बेस बन जाएगी। एसिड और बेस के रिएक्ट करने से हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये हमारा प्रोडक्ट है। और लुईस कॉन्सेप्ट में जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं उसको हम कह देते हैं कि वो है एडक्ट। इस कंपाउंड का नाम है एडक्ट। एडक्शन होती है, हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट में एडक्शन हो रही होती है, एडक्ट। एडक्ट हमारे पास यहाँ नाम है इस पूरे के पूरे कंपाउंड का जो रिजल्ट में बन रहा है। तो लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका एसिड रिएक्ट करेगा आपकी बेस के साथ, एसिड अपने पास वो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले जाएगा, शेयर कर लेगा,
बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनेगा एडिक्ट। तो लुईस एसिड में याद रखना है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से हमेशा एडिक्ट बनता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं एडक्शन, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका हमने नाम दे दिया है एडिक्ट। ये एडिक्ट आपने नाम याद रखना है और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के अलावा कि लुईस कॉन्सेप्ट हमारा आर्हीनियस से डिफरेंट कैसे है और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से डिफरेंट कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझा आप लोगों ने आज फिर लुईस एसिड और बेस को कैसे लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया और उसने एसिड और बेसिस को समझाया, जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर पे हमने बात की और हमने देख लिया कि कितना आसान था। याद रखना है कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उसमें एसिड और बेस की फॉर्मेशन से न्यूट्रलाइजेशन में एडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं। अभी हमारी लुईस कॉन्सेप्ट पे बात खत्म नहीं हुई है। जब तक आप लोगों को ये बिल्कुल सही तरह याद नहीं हो जाएगा मैं इस पे बात खत्म ही नहीं करूंगी। लेकिन मुश्किल चीज़ें नहीं है, हमने जो स्ट्रक्चर जिस तरह से बन रहा था वो चीज़ समझ ली है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कौन सी चीज़ों को देख सकते हैं कि वो लुईस एसिड्स बन जाएंगे और हम देखेंगे कौन सी चीज़ें लुईस बेस बन सकती हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अभी नहीं, अभी आप सिर्फ ये देखेंगे लुईस एसिड और बेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते किस तरह से हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।